हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और कल से आपकी नई टॉपिक शुरू हुआ है जिसका एक पार्ट हो चुका है। समावेशी शिक्षा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जितनी क्लासेस हो चुकी हैं बेटा, सभी क्लास की आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई हैं पीडीएफ, और बाकी प्लेलिस्ट भी तैयार है, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड बेटा कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा समावेशी शिक्षा में हमारा ये सब कंप्लीट हो गया था। आज मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट बालक को आज हम पढ़ेंगे। ठीक, क्या होते हैं विशिष्ट बालक। ठीक, विशिष्ट बालक आज का आपका टॉपिक है, विशिष्ट बालक। ठीक है, अब आप सोचते हो सर डेफिनेशन नहीं आती हैं। बेटा डेफिनेशन हमें पता है टेट में और एस्टेट में आती हैं। ठीक, लेकिन इन डेफिनेशन के माध्यम से ही हम आपको समझाएंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, क्रुक्शंक कहते हैं। तो वैसे भी आप लोग सीटेट की अगर तैयारी कर भी रहे हैं तो आगे या तो टेट या एस्टेट देंगे ही देंगे, तो वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्रुक्शंक कहते हैं कि विशिष्ट बालक वे बालक है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या संवेगात्मक, यहाँ पे मिसप्रिंट है, पीडीएफ मिलेगी तो ठीक होकर मिल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाले बालकों से इतना अलग होते हैं कि वे सामान्य विद्यालय की नियमित शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी कमियों को, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया था आप लोगों को, आप क्या करेंगे, उनकी कमियों को दूर कर देंगे, और उसके बाद जब आप कमियों को दूर कर देंगे तो वो बच्चा सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा ले सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, पिछड़ा समाज से पिछड़ा हुआ बालक हो, या उसके माता पिता नहीं थे, यानी कि कैसा भी हो, आप सामान्य कक्षा में उसे बिठाल सकते हैं। लेकिन आप पहले क्या करेंगे, उनकी कमियों को दूर कर देंगे, यानी कि जिस क्षेत्र में भी उसमें कमी है और उस कमी को दूर कर देंगे। प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, यदि कोई बालक कम सुनता है तो आप क्या करेंगे, उसे या तो आगे बैठा लेंगे, या सरकार द्वारा जो मिलते हैं गैजेट, जैसे कि आपका मशीन वगैरह मिलती हैं, कोई कम देखता है आप उसे आगे बैठा दीजिए। ठीक है, या कोई शारीरिक रूप से विकलांग है तो आप उसके लिए लिफ्ट का इंतज़ाम करें। यदि ऊपर क्लास ले रहे हैं, आप ऊपर नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप नीचे लीजिए क्लास, या आप लिफ्ट का इंतज़ाम करेंगे, यानी कि आप उस कमी को दूर कर दीजिए। बाकी क्या होगा, सामान्य कक्षा में बैठ सकता है। तो ये क्रुक्शंक कहते हैं आपके। ठीक, एक डेफिनेशन और है आपकी, शायद क्रू और क्रू की है, ये है क्रो एंड क्रू। ठीक, तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन आती हैं आपकी टेट में और एस्टेट में। ठीक, तो वहीं से समझाना ज़रूरी है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि विशिष्ट शब्द या विशिष्ट प्रकार के बालक या ऐसे गुणों को रखने वाले व्यक्तियों या बालकों के लिए किया जाता है। कौन सा शब्द, विशेष शब्द, जो किसी न किसी प्रकार से सामान्य व्यक्तियों या बालकों से अलग हैं, इसलिए वे आकर्षक के क्या बन जाते हैं बेटा, बिंदु बन जाते हैं। फिर वही बात आ गया, तो विशिष्ट शब्द या विशेष प्रकार के बालक का मतलब वही है जो सामान्य बालकों से क्या हैं, अलग हैं। तो उनको अलग हैं, अब उनको उसी कक्षा में बिठाना, ये भी वही कहते हैं कि बिठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। बाकी बाद में आप क्या करेंगे, सामान्य कक्षा का लाभ वो बच्चे ले सकेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको। ठीक, परेशान मत होइए, डेफिनेशन नहीं आती है, समझाना ज़रूरी है बेटा डेफिनेशन से। ठीक, अब विशिष्ट बालकों के प्रकार, बाद में इनको हम सीरियल से एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है कि हेवार्ड एवं ऑरलैंस्की ने विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार बताए हैं। तो हेवार्ड एवं ऑरलैंस्की ने विशिष्ट बालकों के 9 प्रकार बताए हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक हो गया, मानसिक मंद बालक हो गया, गंभीर एवं बहुदिव्यांगता वाले बालक हो गए, अधिगम असमर्थ बालक हो गए आपके, है ना, शारीरिक या अन्य क्षति दोष युक्त बालक हो गए आपके। उसके बाद व्यवहार रोगों से ग्रसित वाले बालक हो गए, दृष्टि दोष वाले बालक हो गए। दृष्टि दोष का मतलब ये भी कह सकते हैं, या तो पूर्ण रूप से अंधे होंगे या कुछ कम दिखता होगा। संचार रोग एवं भाषा दोष हो गया, जैसे कि तुतलाने वाले बालक वगैरह आ गए। इसमें आपके श्रव्य दोष में भी वही चीज़ें आ जाती हैं, या तो वो कम सुनते होंगे या बिल्कुल नहीं सुनते होंगे। तो विशिष्ट बालकों के ये प्रकार हैं, और इसमें अभी और भी हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक के अनुसार। लेकिन ये जो 9 प्रकार दिए हैं आपके, ये आपके हेवार्ड एवं ऑरलॉन्स्की ने दिए हैं, बस ये याद रखना है आपको। और प्रकार इन्होंने कौन कौन से दिए हैं ये याद रखना है। ठीक है, ये तो दिए हैं आपके हेवार्ड एवं ऑरलॉन्स्की ने। लेकिन एक वैज्ञानिक और हैं, रिली और डेविस, इन्होंने भी विशिष्ट प्रकार के बालकों के प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं, उन्होंने बताए हैं 6, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये हैं आपके रिली,
क्या नाम है इनका, रिली एवं डेविस ने, रिली एविस और डेविस ने विशिष्ट बालकों के, इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, देखो देखो प्रतिभाशाली बालक उन्होंने भी बताया था, इन्होंने भी बताया है। ठीक है, मानसिक मंद बालक इन्होंने भी बताया था, उन्होंने भी बताया था। आपका मानसिक रोग से ग्रसित बालक तीसरा है, इन्होंने भी बताया। विकलांग या दिव्यांग बालक, ठीक है, विकलांग या दिव्यांग बालक, ठीक, तो ये भी हम पढ़ेंगे बाद में, इन्होंने बताए हैं। उसके बाद बहुविकलांगता उसमें भी थी, यानी कि यह बहुदिव्यांगता से ग्रसित बालक। ठीक, उसके बाद अधिगम असमर्थ बालक, यानी कि जो अधिगम असमर्थ होते हैं, जैसे कि ये चीज़ें आ जाती हैं जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्फ्रेक्सिया वगैरह, डिस्ग्राफिया, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हेवार्ड एवं ओरलोंस्की ने कितने बताए हैं, इन्होंने 9 प्रकार बताए हैं। रिली और डेविस ने कितने प्रकार बताए हैं, इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। ठीक, इतना तो आप लोग याद रखेंगे। बाकी हाँ, क्रम से इन्हें जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं हम। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रतिभाशाली बालक, तो स्किनर कहते हैं। अब आपको फिर बार बार सर आप परिभाषाएं ले रहे हैं, बेटा परिभाषा से ही मैं आपको समझा सकता हूँ कि प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं। अन्यथा इसके लिए कोई डेफिनेशन मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि इनका ही इस्तेमाल करके आपको अच्छे समझ में आएगा। ये आपकी टेट में और एस टेट में भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं करा रहा हूँ कि सारे एग्जाम कवर हो जाएं। स्किनर कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक उन 1% विद्यार्थियों या बालकों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है जो बाकी बालकों से कैसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है। अब क्रो एंड क्रो भी कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 130 प्लस होती है। ये कौन कहता है? क्रो एंड क्रो कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा भी कहते हैं कि पाठ्यक्रम के अलावा, यानी कि जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसमें तो ज़्यादा उन्नति प्राप्त करते ही करते हैं, इसके अलावा वे कला हो गया, संगीत हो गया, अभिनय आदि में भी असाधारण प्रदर्शन करते हैं। यानी कि प्रतिभाशाली का मतलब यही नहीं है कि वो केवल पढ़ाई में ही टॉप करेगा। यदि वो किसी भी मैदान में चला जाए वहाँ पे वो टॉप ही टॉप करेगा, जिसे हम गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं। 130 का प्लस का मतलब होता है 200 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है। तो प्रतिभाशाली वाला होते हैं हमारे ये। ठीक है, उसके बाद प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि। अब जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है, हर वैज्ञानिक के अनुसार अलग से हैं। जैसे कि टर्मन कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से आगे है, उन्होंने उसे प्रतिभाशाली बालक कहा है। किसने? ठीक, टर्मन कहते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल 140 से प्लस है, उन्होंने क्या कहा है, वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। लेकिन पॉल विटिन कहते हैं, विटिन नहीं है, विटिन है, पॉल विटिन कहते हैं यदि किसी की बुद्धि लब्धि 120 से आगे है तो वो प्रतिभाशाली बालक होगा। ठीक, सबके अनुसार अलग अलग है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा हुई, प्लस हुई, जैसे कि अभी मैं पीछे वाली स्लाइड में बता के आया हूँ, वो क्या होंगे, वो प्रतिभाशाली बालक होंगे। तो सबके अनुसार क्या है बेटा, प्रतिभाशाली बालक की डेफिनेशन अलग अलग है। जबकि मिल क्या कहते हैं, मिल कहते हैं कि जिनकी बुद्धि लब्धि 170 से 200 तक हुई, उन्होंने उसे प्रतिभाशाली बालक कहा है। तो कहने का मतलब क्या है, तो सब वैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग हैं। अगर किसी की बुद्धि लब्धि 170 और 200 के बीच है तो मिल के अनुसार है, मिल कहते हैं कि वो प्रतिभाशाली नहीं है जिसकी बुद्धि 140 है। मिल कहते हैं कि जिनकी बुद्धि लब्धि 170 से 200 तक है वो प्रतिभाशाली बालक हैं। इसी तरीके से क्रो का भी अपना एक नज़रिया है, वो कहते हैं वो प्रतिभाशाली बालक नहीं है जिसकी बुद्धि लब्धि 120 है, वो कहते हैं कि जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से प्लस है वो प्रतिभाशाली बालक है। इसी तरीके से पॉल विटिन भी यही कहते हैं कि वो प्रतिभाशाली बालक नहीं है कि जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से कम है, यानी कि वो है जो उसकी बुद्धि लब्धि 140 से है। यानी कि सबकी अपनी अपनी क्या है, थिंकिंग है। इसी हिसाब से उन्होंने सबको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, बाकी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान की विधियाँ, इसे हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसे कवर करेंगे।